फ्रेंड्स, हम अपने ज्योग्राफी वीडियो के सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज मरुस्थल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों पर बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला चीज है कि मरुस्थल किसे कहते हैं। तो जिन क्षेत्रों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उस क्षेत्र को मरुस्थल कहते हैं। विश्व के किसी भी क्षेत्र में जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसे मरुस्थल कहते हैं। और विश्व के 1/3 जो भाग है, स्थल खंड का जो 1/3 भाग है वह मरुस्थल के अंतर्गत है। तो इस तरह से हम लोग देखिए कि जिन क्षेत्रों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उस क्षेत्र को मरुस्थल कहते हैं। अब मरुस्थल दो प्रकार का होता है। सामान्य रूप में हम यह कह सकते हैं कि मरुस्थल दो प्रकार का होता है, एक उष्ण मरुस्थल और दूसरा शीत मरुस्थल। उष्ण मरुस्थल, तब मेरे यहाँ इंडिया में जो थार का मरुस्थल है वह कौन सा मरुस्थल है, तो उष्ण मरुस्थल है। और जो लद्दाख के क्षेत्र में जो मरुस्थल है शीत मरुस्थल है। तो इस तरह से तापमान, तो देखिए एक उष्ण मरुस्थल में तापमान अधिक होगा, शीत मरुस्थल में तापमान कम होगा जहाँ। तो इस तरह से ये दो तरह के मरुस्थल हुए। पुनः दोस्तों, उष्ण मरुस्थल को ही वर्षा के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे जिन क्षेत्रों में 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है वह होगा अर्ध शुष्क मरुस्थल, सेमी एरिड डेजर्ट। जिन क्षेत्रों में, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए उष्ण मरुस्थल में ही एक हुआ अर्ध शुष्क मरुस्थल जहाँ वर्षा जो होती है वो 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच होती है। और दूसरा जो हुआ वो आपका शुष्क मरुस्थल हुआ जहाँ वर्षा जो होती है 25 सेंटीमीटर से कम होती है। तो इस तरह से उष्ण मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया, एक शुष्क मरुस्थल जहाँ वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है और एक आपका हुआ अर्ध शुष्क मरुस्थल जहाँ वर्षा जो होती है 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच होती है। दोस्तों, मरुस्थल के क्रस्ट के आधार पर भी मरुस्थल को अलग अलग भागों में बांटे जाते हैं। यहाँ 3 वर्ड महत्वपूर्ण है, एक अर्ग, ERG अर्ग, रेग और हमादा। दोस्तों, अर्ग एक मरुस्थल का टाइप है। वो किस तरह का मरुस्थल है, जहाँ सतह पर सिर्फ बालू के कण मिलते हैं। देखिए लिखा हुआ है, जहाँ सतह पर सिर्फ बालू के कण मिलते हैं उस मरुस्थल को हम अर्ग कहते हैं। उसके बाद रेग है, यहाँ सतह पर छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े मिलते हैं उसे रेग कहते हैं। और हमादा, जहाँ सतह पर सिर्फ चट्टान हो, मरुस्थल का वह भाग जहाँ सतह सिर्फ चट्टानी संरचना से बना हुआ है तो उसे क्या कहते हैं, हमादा। तो इस तरह से मरुस्थल के सतह के संरचना के आधार पर भी मरुस्थल को 3 वर्गों में बांटा गया है, अर्ग, रेग और हमादा। अर्ग में क्या होगा, बालू के कण होगा सतह पर। रेग में क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़े होंगे पत्थर के। और हमादा में क्या होगा, जहां सतह पर सिर्फ चट्टान हो। इस तरह से दोस्तों, अब हम लोग कुछ प्रमुख मरुस्थल के बारे में देखते हैं। तो जो मरुस्थल है, जैसे हम लोग विश्व में जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो कौन सा मरुस्थल है, सहारा का मरुस्थल है। तो सहारा का मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, तो अफ्रीका में सहारा का मरुस्थल है, उत्तरी अफ्रीका वाला भाग में है, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। आगे आते हैं तो देखिए एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी का मरुस्थल है जो कि मंगोलिया और चीन में है। भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो थार का मरुस्थल है। तो थार का मरुस्थल जो है वो आपका उष्ण मरुस्थल है जिसका प्रसार भारत में मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात में है। थार के मरुस्थल का प्रसार पाकिस्तान में भी है।
लेकिन जो मेरे भारत के अंतर्गत का क्षेत्र में हुआ वह भारतीय भाग का थार का मरुस्थल हुआ, और जो पाकिस्तान के क्षेत्र में जो उस मरुस्थल का विस्तार है वो पाकिस्तान के क्षेत्र में हुआ। दोस्तों, क्वेश्चन यह भी पूछता है कि थार के मरुस्थल का निर्माण कब हुआ। तो हम लोग जब पृथ्वी के संरचना का ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं पूरे भाग को 5 भागों में बांटा गया है। अजोइक, पैलेओजोइक, मेसेजोइक, सेनेजोइक, नियोजोइक। वर्तमान जो काल है वो नियोजोइक है। अब नियोजोइक काल को भी 2 भागों में बांटा गया है, प्लेस्टोसीन और होलोसीन। प्लेस्टोसीन पहले आया, अभी जो चल रहा है वो होलोसीन काल चल रहा है। तो थार के मरुस्थल का जो निर्माण हुआ वो आपका होलोसीन, जो वर्तमान काल है। जैसे वर्तमान को ही 2 भागों में प्लेस्टोसीन, होलोसीन, तो जो अभी का काल है होलोसीन काल में ये आपका थार का मरुस्थल का निर्माण हुआ, और अभी भी इस मरुस्थल का प्रसार हो रहा है। अभी भी यह मरुस्थल का एरिया जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इस तरह से अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए कि थार के मरुस्थल का निर्माण कब हुआ, तो थार का मरुस्थल का निर्माण वर्तमान युग में होलोसीन काल में हुआ, और वर्तमान में भी इसका प्रसार हो रहा है। दोस्तों, अब हम आगे आते हैं। तो देखिए, विश्व का जो स्थल भाग का क्षेत्रफल है उसका लगभग 33% भाग में मरुस्थल का विस्तार है। जो भी विश्व के क्षेत्रफल है स्थल भाग का, उसका 33% भाग में मरुस्थल का विस्तार है, जिसमें 22% जो है वो उष्ण मरुस्थल है, और 11% एरिया में शुष्क मरुस्थल का प्रसार है। 22% एरिया में उष्ण मरुस्थल और 11% के एरिया में शुष्क मरुस्थल का प्रसार है। तो इस तरह से आपका विश्व के क्षेत्रफल के 33% भाग में मरुस्थल का विस्तार हुआ। दोस्तों, अब आगे आते हैं तो कुछ मरुस्थल का। तो देखिए, उत्तरी अमेरिका में सोनोरन और मोजावे 2 महत्वपूर्ण मरुस्थल है। तो सोनोरन जो मरुस्थल है वो आपका कहाँ है, तो सोनोरन मरुस्थल यूएसए और मैक्सिको में है। आप यूएसए के मैप में देखिएगा कि यूएसए के दक्षिण पश्चिम भाग में सोनोरन मरुस्थल का विस्तार है, जिसका की प्रसार मैक्सिको में भी है। तो ये आपका सोनोरन हुआ। अगला जो उत्तरी अमेरिका में मरुस्थल है वो मोजावे है। तो मोजावे कहाँ है, तो यूएसए में मोजावे मरुस्थल है, जो कि यूएसए के कैलिफोर्निया प्रांत में इसका विस्तार है। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तरी अमेरिका में 2 मरुस्थल हुआ, सोनोरन और मोजावे। दोस्तों, इसी तरह से दक्षिणी अमेरिका में चिली में जो एक मरुस्थल है वो आपका कौन सा मरुस्थल है, तो वहां पर आटाकामा डेजर्ट है जो चिली में है, और उसका प्रसार अन्य देशों में भी है, लेकिन मुख्य रूप से आटाकामा मरुस्थल का प्रसार जो है वो चिली में है। और विश्व में सबसे कम जो वर्षा होती है वो आपका चिली के ही आटाकामा मरुस्थल के क्षेत्र में होती है। दोस्तों, ये तो सभी विद्यार्थी जानते हैं कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो भारत के मेघालय में विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। जो पहले जो था आपका चेरापूंजी था, अब वो स्थान परिवर्तित होकर मानसीनराम मेघालय हो गया। तो इस तरह से विश्व में सबसे अधिक वर्षा का जो क्षेत्र हुआ वो मानसीनराम मेघालय हुआ, और विश्व में सबसे कम वर्षा का जो क्षेत्र हुआ वह क्षेत्र कहाँ है, तो वह जो क्षेत्र है आपका चिली में आटाकामा मरुस्थल के क्षेत्र में। दोस्तों, अगर हम भारत में सबसे कम वर्षा की बात करते हैं तो भारत में सबसे कम वर्षा जो होती है वो लेह में होती है। आपका जो लेह वाला क्षेत्र हुआ वहां पर सबसे कम वर्षा होती है। तो दोस्तों, उत्तरी
उत्तरी अमेरिका में दो प्रमुख मरुस्थल सोनोरन और मोजावे हुआ। दक्षिणी अमेरिका का जो प्रमुख मरुस्थल हुआ वो कौन सा मरुस्थल हुआ, तो प्रमुख मरुस्थल आपका अटाकामा मरुस्थल हुआ। दोस्तों अगर आप अब ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का आपका एक भाग जो है वो पूर्ण रूप से कहा जाता है कि ज्यादातर एरिया ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थलीय भाग है। वो कौन सा हिस्सा, पश्चिमी भाग। तब पश्चिमी भाग में तो वहां पर ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है, जो कि ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है और उसका अधिकतर भाग वहां पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया का और डेजर्ट ही है, आपका पश्चिम का भाग। दोस्तों अब आगे आते हैं तो एशिया में, तो एशिया में कौन कौन सा डेजर्ट है, तो एशिया में देखिए एशिया का सबसे बड़ा जो डेजर्ट हुआ वो आपका कौन सा, तो ये गोबी डेजर्ट है। तो गोबी डेजर्ट इसका प्रसार कहाँ है, तो इसका प्रसार चीन और मंगोलिया में है। उसके बाद आपका चीन में टकला मकान एक मरुस्थल है, चीन में टकला मकान एक मरुस्थल है, जो कि बीपीएससी में एक बार पूछा भी गया है कि टकला मकान मरुस्थल कहाँ है, तो चीन के सिकियांग प्रांत में। दोस्तों अब आगे आते हैं तो भारत में, तो भारत में तो बोले कि एक शीत मरुस्थल और एक उष्ण मरुस्थल। जेनरली मरुस्थल का अर्थ उष्ण मरुस्थल ही लिया जाता है। तो उष्ण मरुस्थल में कौन सा, तो आपका थार का मरुस्थल, जिसका प्रसार भारत और पाकिस्तान दोनों क्षेत्रों में है। कुछ अन्य मरुस्थल है, जैसे देखिए काजिल कुम मरुस्थल, तो ये कहाँ है, तो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में ये आपका काजिल कुम मरुस्थल है। उसके बाद आगे आते हैं तो दस्तेलुट पूर्वी ईरान में है, काराकुम तुर्कमेनिस्तान में है। दस्तेलुट एक मरुस्थल है जो कि पूर्वी ईरान, और दूसरा हुआ काराकुम मरुस्थल, ये कहाँ है, तुर्कमेनिस्तान में है। तो इस तरह से अरब के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में भी मरुस्थल का प्रसार है। दोस्तों अब आगे आते हैं तो अफ्रीका महादेश। तो अफ्रीका महादेश जो है वह क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महादेश है, जिसका प्रसार उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों गोलार्धों में है। और अफ्रीका महादेश से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। अब अफ्रीका महादेश में मरुस्थल की संख्या अधिक है। जैसे आप देखिएगा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा, तो सहारा मरुस्थल। तो सहारा मरुस्थल वहाँ पर उत्तर भाग में, अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है और वह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। उसी सहारा मरुस्थल के भाग में एक लेक चड है जो कि चाड कंट्री के अंतर्गत है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंस है। यह बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेक चड या लेक चाड कहाँ है, तो वह चाड कंट्री में है। अफ्रीका मरुस्थल में ही नीचे आते हैं तो कालाहारी मरुस्थल, तो वो भी कहाँ है, आपका दक्षिण अफ्रीका में बोत्सवाना के क्षेत्र में कालाहारी मरुस्थल है। तो इस तरह से दक्षिणी भाग में आते हैं तो कालाहारी आपका मरुस्थल हुआ। आपका उत्तरी भाग में अफ्रीका में जाते हैं तो कौन सा मरुस्थल है, सोनोरन, आपका सहारा मरुस्थल है। तो इस तरह से ये तो विश्व में कौन कौन सी मरुस्थल कहाँ है। अब आगे आते हैं तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आप ग्लोब पर यह ध्यान दीजिएगा कि ग्लोब पर सबसे अधिक मरुस्थल का विस्तार किस क्षेत्र में है, तो आपका दोनों गोलार्ध में 20 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश के बीच, 20 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश के बीच मरुस्थल का विस्तार अधिक पाया जाता है। दोनों गोलार्धों में 20 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच में। दोस्तों अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि जो 20 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच में दोनों गोलार्ध में मरुस्थल है,
इसका निर्माण कैसे होता है और ये कहाँ है। तो जो भी मरुस्थल है सामान्यतः आप देखिएगा तो वह कहाँ है, महादेश के पश्चिमी भाग में है। जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका में सोनोरन और मोजावे मरुस्थल कहाँ है, तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में है। आप अगर देखते हैं तो हमने बोला कि ऑस्ट्रेलिया में ही जो है ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया या दूसरा मरुस्थल कहाँ है, तो जनरली देखिएगा तो पश्चिमी भाग में ही है। भारत का थार मरुस्थल भी कहाँ है, तो पश्चिमी भाग में ही है भारत का। और उसी तरह से आटाकामा मरुस्थल कहाँ है, तो वो भी आपका जो है वो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में ही है। अब मरुस्थल का निर्माण वहाँ ही क्यों होता है, तो इसके पीछे दो मेन काउज है मुख्य रूप से। एक ठंडी जलधारा, आप देखिएगा उत्तरी अमेरिका में, जो उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तटीय क्षेत्र है वहाँ पर कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा प्रशांत महासागर में बहती है। तो ठंडी जलधारा के कारण क्या होता है, हाई प्रेशर एरिया बन जाता है, मीन्स उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। और हम लोग जानते हैं कि जो उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है वहाँ पर वर्षा नहीं होती है या वर्षा बहुत कम होती है। दूसरा क्या कारण है कि जो भी मरुस्थल है वह पश्चिमी भाग में है और पूर्वा पवन या व्यापारिक पवन, तो पूर्वा पवन का लोकेशन कहाँ कैसे है, तो अगर ये 0 डिग्री है तो ये आपका इस तरह से ये पूर्वा पवन का लोकेशन है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में इस तरह से पूर्वा पवन का लोकेशन है। मीन्स पूर्वा पवन जो चलती है आपका पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलती है। अब चूंकि पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर आती है पूर्वा पवन और महासागर से आर्द्रता लेकर आती है, जिस कारण महाद्वीप के पूर्वी भाग में तो वह वर्षा कराती है अपनी आर्द्रता से, लेकिन पश्चिमी भाग में वही हवा, वही पवन जाते जाते क्या होता है, उसमें आर्द्रता समाप्त हो जाता है, जिसके कारण भी पूर्वी भाग में वर्षा होती है और पश्चिमी भाग में कम वर्षा होती है। तो ये दोनों कारणों के कारण ही महाद्वीप के पश्चिमी भाग में मरुस्थल का निर्माण हुआ। तो ये यहाँ दो प्रमुख कारण हुआ आपका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में मरुस्थल के कारण। दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको विश्व के प्रमुख मरुस्थल, मरुस्थल का प्रकार, मरुस्थल का डिफिनेशन और आपका मरुस्थल के निर्माण की प्रक्रिया, जैसे आपको उत्तरी अमेरिका में बतलाएं कि कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा है, उसके बाद पूर्वा पवन का जो लोकेशन है वो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है, बहती है, और पूर्व के क्षेत्रों में तो आर्द्रता से वर्षा कराती है, पश्चिम में नहीं करा पाती है। जस्ट आप उसी तरह से दक्षिणी अमेरिका में देखिएगा कि जो आटाकामा मरुस्थल बना, वह आटाकामा मरुस्थल भी दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में है। और वहां पर आप देखिएगा कि दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटीय भाग में प्रशांत महासागर में पेरू या हम्बोल्ट ठंडी जलधारा बहती है। उस जलधारा के कारण वहां उच्च वायुदाब के क्षेत्र का निर्माण हुआ। तो ये उच्च वायुदाब का क्षेत्र का निर्माण होना और पूर्वा पवन में आर्द्रता के पूर्वी तट तक जाते जाते समाप्त होना, ये दोनों कारण ये आपका कौन सा मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल का है। अब दोस्तों आगे आते हैं तो ये देखिए सहारा मरुस्थल का विस्तार धीरे धीरे तट तक हो गया। तो तट तक क्यों हुआ, क्योंकि आप देखिएगा अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर, उत्तरी पश्चिमी तट पर ध्यान दीजिएगा, वहां पर एक ठंडी जलधारा बहती है। अब उस ठंडी जलधारा के कारण, उस ठंडी जलधारा के कारण क्या हुआ, वहां उच्च वायुदाब का निर्माण हुआ और साथ ही साथ जो पूर्वा पवन चली
तो पूर्वा पवन से अफ्रीका के पूर्वी तट तटीय क्षेत्र में या पूर्वी तट में वर्षा हुई, पश्चिमी तट तक आर्द्रता धीरे धीरे समाप्त हो गया, जिसके कारण अफ्रीका के पश्चिमी तट के क्षेत्र में आपको वर्षा कम हुई, जिसके कारण आर्द्रता क्रम प्राप्त हुआ। दोस्तों, अगर हम नीचे आते हैं, अफ्रीका महादेश के दक्षिणी भाग में आते हैं, तो वहाँ भी यही स्थिति है। मीन्स आपको वो जो भी मरुस्थल का निर्माण होता है, मरुस्थल के निर्माण में दो तत्व महत्वपूर्ण है, एक ठंडी जलधारा और एक हुआ पवन की आर्द्रता में कमी होना या समाप्ति होना। तो इस तरह से हमने आपको मरुस्थल के निर्माण की प्रक्रिया भी बतला दिया। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस में और अदर स्टेट पीसीएस में भी पूछा गया कि मरुस्थल का निर्माण वहीं पर क्यों हुआ। दोस्तों, हम आपको ज्योग्राफी लेक्चर्स में आगे मरुस्थलीय क्षेत्र में बनने वाली स्थलाकृति, जैसे अपर्दन के माध्यम से जो स्थलाकृति बनती है, अपर्दनात्मक स्थलाकृति या निक्षेपणात्मक स्थलाकृति, वो दोनों स्थलाकृति के बारे में अगले वीडियो में वह मैटर डालेंगे। दोस्तों, हम आप सभी से अपील करते हैं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक्स, सब्सक्राइब्स और कमेंट करें।